तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। आज फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा आज आपको पढ़ाऊंगा रीनल फेलियर के बारे में। देखिए, रीनल फेलियर होता क्या है, पहले आप आसान भाषा में समझो। रीनल फेलियर का मतलब है, रीनल मतलब किडनी और फेलियर का मतलब फेल होना। फेल होना मतलब किसी भी कार्य को करने में सफल ना होना, उसे हम फेलियर कहते हैं। तो रीनल फेलियर का मतलब है किडनी के अपने सामान्य कार्य, नॉर्मल कार्यों को न कर पाना ही क्या कहलाता है बेटा? रीनल फेलियर कहलाता है। तो ये जो रीनल फेलियर है, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? रीनल फेलियर इज एन impairment of kidney functions result in inability to excrete the metabolic waste product and altered all the system of body। मतलब रीनल फेलियर एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें किडनी के फंक्शन क्या हो जाते हैं बेटा? इम्पेयरमेंट हो जाते हैं। इम्पेयरमेंट का मतलब चेंज होना, बदलाव होना, नॉर्मल फंक्शन से अलग फंक्शन करने लग जाना, मतलब डिफेक्ट हो जाना। जिसके कारण क्या होगा? रिजल्ट इन इनेबिलिटी टू एक्सक्रीट द मेटाबॉलिक वेस्ट। जनरली हम जानते हैं बेटा, रीनल या किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है फिल्टर करना। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना। लेकिन यदि किसी पर्सन में किडनी के फंक्शन इम्पेयर हो जाए, उल्टा काम करने लगे, मतलब क्या होने लगे कि जो रीनल वेस्ट है, रीनल से निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, किडनी से निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो उनको प्रॉपर तरीके से न निकाल पाए, किडनी प्रॉपर तरीके से ब्लड को न छाने, प्रॉपर तरीके से ब्लड को फिल्टर ना करे, जिससे क्या होगा? जिससे हमारे शरीर में मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इनकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती चली जाएगी और ये सभी सिस्टम पर, हमारे शरीर के सभी अंगों पर ये प्रभाव डालेंगे। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रीनल फेलियर कहते हैं। मतलब किडनी के सामान्य फंक्शन के न करना और न करने के कारण हमारे शरीर में मेटाबॉलिक वेस्ट का इकट्ठा हो जाना ही, जिससे हमारे शरीर के अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रीनल फेलियर। क्लियर हो गया? रीनल फेलियर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा एक्यूट रीनल फेलियर, और दूसरा जो रीनल फेलियर का टाइप है दैट इज क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब दोनों में अंतर समझे। रीनल फेलियर जो है वो दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट रीनल फेलियर वो होता है जो कम समय के लिए और अचानक होता हो, ऐसा रीनल फेलियर जो अचानक हो। और क्रॉनिक का मतलब एक्यूट ही बाद में जाकर के, लास्ट में जाकर के क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है। मतलब क्रॉनिक का मतलब आसान भाषा में समझे तो लंबे समय तक जो चलने वाली बीमारियां हैं उनको हम क्रॉनिक में रखते हैं। जो बीमारियां कम समय के लिए हों या अचानक से हों उसे हम एक्यूट डिसीज कंडीशन या एक्यूट बीमारी के अंदर रखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं बेटा एक्यूट रीनल फेलियर। आज के लेक्चर में हम एक्यूट रीनल फेलियर को समझेंगे कि किस कंडीशन में कैसे कैसे किसी पर्सन को एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर के क्या क्या कारण होते हैं और हमारे शरीर में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक्यूट रीनल फेलियर की डेफिनेशन अगर हम समझे तो वो क्या है? एक्यूट रीनल फेलियर इज ए सडन सीवियर इंटरप्शन ऑफ किडनी फंक्शन। मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें सडन, अचानक से किडनी के जो नॉर्मल फंक्शन है, किडनी के जो सामान्य कार्य हैं, उनमें डिफेक्ट आ जाना, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या होता है बेटा? एजूटमिया होता है। जिसकी वजह से पेशेंट में क्या होता है? एजूटमिया होता है। एंड रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सच एज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। BUN का मतलब है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो होगा क्या? जब किडनी के फंक्शन अचानक से, सीवियरली, अचानक से, सडनली इंटरप्ट हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा? किडनी के फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसके कारण हमारे शरीर में बेटा वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, यूरिया, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इटियोलॉजी का मतलब होता है बेटा कॉज। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज या कारण। तो अगर आपके एग्जाम में एक्यूट रीनल फेलियर आता है तो उसकी एटियोलॉजी आप कैसे लिखेंगे, या कोई भी पेशेंट आपकी ओपीडी में आता है, आपके हॉस्पिटल में आता है, तो उसको आप कैसे समझेंगे? क्या 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 जो हो सकते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के? तो देखिए, एक्यूट रीनल फेलियर जो है उसके 3 कारण हो सकते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर के कितने कारण हो सकते हैं? 3 कारण हो सकते हैं। एक है प्री रीनल कॉज, दूसरा है पोस्ट रीनल कॉज, तीसरा है इंट्रा रीनल कॉज। तीनों में क्या डिफरेंस है? प्री रीनल कॉज मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी के अलावा यदि कोई और सिस्टम में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है, उस वजह से होने वाला रीनल फेलियर प्री रीनल कॉज कहलाता है। दूसरा आता है इंट्रा रीनल। इंट्रा रीनल मतलब किडनी के अंदर ही प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा? किडनी के अंदर ही प्रॉब्लम रहेगी,
उसकी वजह से अगर होने वाला रीनल फेलियर है तो उसे हम कहते हैं इंट्रा रीनल कॉज। तीसरा कॉज आता है पोस्ट रीनल, मतलब किडनी के बाहर, किडनी के बाद वाली स्थिति, किडनी के आगे वाली स्थिति, इसको हम बोलते हैं पोस्ट रीनल कॉज। तो एक एक करके हम समझते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात करेंगे प्री रीनल कॉज की, मतलब एक्यूट रीनल फेलियर का प्री रीनल कॉज। प्री रीनल कॉज का मतलब है जब किसी पर्सन में रीनल फंक्शन या रीनल परफ्यूजन इनएडिक्वेट हो, नॉर्मल ना हो, किसकी वजह से? डिक्रीज वास्कुलर वॉल्यूम, याद रखिएगा डिक्रीज वास्कुलर वॉल्यूम, या तो ब्लड वेसल का वॉल्यूम कम हो गया हो, या कार्डियक आउटपुट कम हो गया हो, या किसी भी रीनल आर्टरी में ब्लड सप्लाई ना हो। अगर हम इन शॉर्ट समझें, आसान भाषा में समझें, तो किडनी का काम क्या होता है? जो भी ब्लड आता है हार्ट से पंप होता है, जो हार्ट से पंप हुआ ब्लड रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी के पास आता है, उसको ग्लोमेरुलस छानने का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में किडनी तक प्रॉपर ब्लड ही ना पहुंच पाए, किडनी तक प्रॉपर ब्लड ही ना पहुंच पाए, उसका कारण या तो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड आ रहा है उसका वॉल्यूम कम है, या फिर कार्डियक आउटपुट, हार्ट ही प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, या फिर रीनल आर्टरी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन से होने वाला जो रीनल फेलियर है उसको बोला जाता है प्री रीनल कॉज। क्लियर हो गया? अब प्री रीनल कॉज के भी अलग अलग कारण है, जैसे कि सर्कुलेटरी वॉल्यूम डेफिशिएंसी। सबसे पहला मेजर कारण कि अगर किसी व्यक्ति में डायरिया की कंडीशन है लंबे समय से, या लंबे समय से वो डायूरेटिक्स का यूज करता है। डायूरेटिक्स वे दवाइयां होती हैं जो किसी पेशेंट में यूरिन को पास कराने में हेल्प करती हैं, यूरिन की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, यानी शरीर से यूरिन को निकालने में मदद करती हैं। या कोई पेशेंट हेमरेज, हेमरेज की कंडीशन में हो, या बर्न की कंडीशन में हो। हेमरेज का मतलब क्या होता है? हेमरेज का मतलब होता है ब्लड का बहना, और बर्न माने जल जाना। तो इन सभी कंडीशन में क्या होगा बेटा? इन सभी कंडीशन में ब्लड का वॉल्यूम होगा कम। तो ब्लड के वॉल्यूम कम होने की वजह से सर्कुलेटरी वॉल्यूम डेफिसिट मतलब कमी आएगी, और किडनी तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। उसके अलावा दूसरा जो कॉज था वो था वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब किसी भी ब्लड वेसल में जो कि रीनल को सप्लाई करती है, जो भी किडनी को सप्लाई करती है, उसके अंदर यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, रीनल आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या कोई और एन्यूरिज्म हो गया, तो उन दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा बेटा? प्री रीनल कॉज या प्री रीनल एक्यूट रीनल फेलियर होगा। उसके अलावा तीसरा है डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब या तो कोई पेशेंट स्पाइनल एनेस्थीसिया की कंडीशन में है, सेप्टिक शॉक की कंडीशन में है, या एनाफाइलेक्सिस, कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में। तीनों ही कंडीशन में भी किडनी जो है फेल होंगी बेटा, किडनी फेलियर होगा, वो भी एक्यूट किडनी फेलियर होगा। उसके बाद में अगला आता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर किसी पेशेंट का कार्डियक आउटपुट ही डिक्रीज हो गया है, आप समझते हैं कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है? हार्ट के द्वारा 1 मिनट में पंप किया हुआ ब्लड, तो जो हार्ट पंप करेगा वही तो किडनी तक पहुंचता है। लेकिन ऐसा पेशेंट जिसके अंदर कार्डियक आउटपुट की डिक्रीज हो गया है, डेफिशिएंसी आ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा? रीनल फेलियर होगा। अब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो उसका एक कारण है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दूसरा कारण है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब हार्ट में कंजेशन हो जाना, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाता है, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। दूसरा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, या जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। उसके अलावा एरिथमिया या डिसरिथमिया, या ओपन हार्ट सर्जरी हो रही हो किसी पेशेंट की, या हुई हो, कार्डियोजेनिक शॉक में कोई पेशेंट चला गया हो, या एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो। इन सभी कंडीशंस की वजह से पेशेंट में क्या होगा? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। तो कार्डियक आउटपुट के डिक्रीज होने के कारण ही पेशेंट में एक्यूट रीनल फेलियर की स्थिति बनती है, एक्यूट रीनल फेलियर होने का चांस रहता है। अगली कंडीशन जो है वो है हाइपरटेंशन, सॉरी हाइपोटेंशन या हाइपोपरफ्यूजन। तो हाइपोटेंशन मतलब बीपी का कम हो जाना, हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? बीपी का डिक्रीज हो जाना। तो अगर कोई पेशेंट शॉक की कंडीशन में, शॉक का मतलब क्या होता है? जितनी ब्लड सप्लाई की आवश्यकता है उतनी हमें न मिल पाए, या फिर कार्डियक फेलियर की कंडीशन में, दोनों में से अगर ये किसी भी कंडीशन में है, शॉक की कंडीशन में हो पेशेंट, या कार्डियक फेलियर की कंडीशन में हो, दोनों में से किसी भी कंडीशन में है, तो पेशेंट काय में जाएगा बेटा? हाइपोटेंशन में जाएगा। और हाइपोटेंशन की वजह से पेशेंट को क्या होगा? ये रीनल फेलियर होगा। उसके बाद में अगला है वॉल्यूम शिफ्ट। अगर कोई पेशेंट सेप्सिस की कंडीशन में है, या वेसोडाइलेशन की कंडीशन में, इन सभी कंडीशंस में क्या होगा बेटा? प्री रीनल कॉज। तो हमने क्या समझा? प्री रीनल कॉज यानी किडनी में कोई डिफेक्ट नहीं था, लेकिन किडनी से पहले जो सप्लाई आ रही थी उसी में डिफेक्ट है। अब बात आती है इंट्रा रीनल कॉज। यहां तक समझ में आ गया? अब समझेंगे बेटा इंट्रा रीनल कॉज, मतलब एक्चुअल में किडनी में ही प्रॉब्लम है। तो इंट्रा रीनल कॉज का मतलब डिसऑर्डर विद इन दी किडनी, ठीक है?
तो इसमें सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिन्स या नेफ्रोटॉक्सिक इंजरी। अगर किसी पेशेंट की किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर कोई टॉक्सिसिटी हो गई है, नेफ्रोटॉक्सिन्स कोई है, जैसे कि केमिकल, कोई केमिकल है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो केमिकल्स होते हैं वो नेफ्रॉन को क्या कर देते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं, नेफ्रॉन को क्या है, डैमेज कर देते हैं। उसके अलावा हैवी मेटल, अगर आपने मर्करी या आर्सेनिक इसको इनटेक कर लिया है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपकी किडनी पे इफेक्ट आएगा। उसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जैसे एनएसआईडी ड्रग हुआ, टेट्रासाइक्लिन हुआ, फ्रूसीमाइड हुआ, थियाजाइड हुआ, फेनिटोइन हुआ, सल्फाजिनामाइड हुआ, सल्फोनामाइड हुआ, ये सभी जितनी भी दवाइयां मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, ये सभी दवाइयां क्या करती हैं, ड्रग इंड्यूस्ड रीनल फेलियर करती है। इनका यदि आप ज्यादा यूज करोगे, अत्यधिक मात्रा में यूज करोगे, बिना डॉक्टर की सलाह के यूज करोगे, तो क्या होगा, पेशेंट को रीनल फेलियर का चांस रहता है। उसके अलावा एंटीबायोटिक ड्रग्स सच एज जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, तो जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, इसकी मात्रा यदि ज्यादा लोगे, अगर आप इनकी मात्रा ज्यादा लोगे तो इन एंटीबायोटिक्स की वजह से रीनल फेलियर होगा, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, ये नेफ्रॉन को इंजरी करते हैं, जिसके कारण पेशेंट में क्या होगा बेटा, जिसके कारण पेशेंट में क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगली कंडीशन क्या है, वेस्कुलर चेंजेस। अगर किडनी की ब्लड सप्लाई के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है, जैसे स्टेनोसिस हो गई है, मतलब ब्लड सप्लाई जो है नैरो हो गई है, या फिर हाइपरटेंशन है, या फिर टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के केस में है, या कोगुलोपैथी, कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कोगुलेशन हो गया हो ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ये सभी स्थितियां, ये सभी कंडीशन इंट्रारीनल कॉज के अंदर आएंगी। उसके अलावा नेफ्रॉन डैमेज, नेफ्रॉन का ही खुद का डैमेज हो जाना, क्योंकि नेफ्रॉन जो है किडनी की बेसिक यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो कि किडनी के सभी फंक्शंस को कराने में हेल्प करती है। यदि इसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो भी पेशेंट को क्या होगा बेटा, एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। समझे यहां तक कोई दिक्कत? अब नेफ्रॉन का डैमेज कैसे कैसे हो सकता है, तो ये हो सकता है रेप्टोमायोलाइसिस रिजल्ट ऑफ ट्रोमा, मतलब ट्रोमा की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण हो सकता है पेशेंट में। उसके अलावा ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ट्यूब्स में कोई नेक्रोसिस हो गई है, या पाइलोनेफ्राइटिस अगर किसी पेशेंट में है, क्रस इंजरी का पेशेंट है, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब कारण कोई भी हो, नेफ्रॉन हुआ डैमेज, तो जिसकी वजह से पेशेंट में क्या हुआ बेटा, रीनल फेलियर होगा, क्योंकि इंट्रा रीनल कॉज में मेन ग्लोमेरुलस या नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर मेनली क्या होता है, डिफेक्ट आता है पेशेंट के, ठीक है, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है। अगली कंडीशन है पोस्ट रीनल कॉज। अब पोस्ट रीनल कॉज का मतलब क्या है, यह है किडनी से बाहर की बात या बाद की बात। तो पोस्ट रीनल कॉज ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन का आउटफ्लो रुक गया है। मेन जो इसका कॉज है वो क्या है, यूरिन का आउटफ्लो का रुकना, मतलब यूरिन का निकलने से रुकना। तो जब यूरिन रुकेगा तो उससे क्या होगा बेटा, प्रेशर पड़ेगा, किस पे प्रेशर पड़ेगा, किडनी पे प्रेशर पड़ेगा। जब किडनी पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, नेफ्रॉन अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा, जिससे पेशेंट में क्या होगा, रीनल फेलियर होगा। उसका क्या क्या कारण हो सकता है, या ऑब्स्ट्रक्शन का क्या क्या कारण हो सकता है, या हम समझेंगे यूरिन का आउटफ्लो कैसे रुकेगा। तो एक तो कैलकुलाई, मतलब पथरी अगर हो गई है, मतलब कैलकुलाई बन गई है किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, या तो यूरेथ्रा के अंदर बन गई है या यूरेटर के अंदर बन गई है, तो उस वजह से पेशेंट में क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। उसके अलावा प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, बीपीएच बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया अगर हो गया है, तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड में मास इंक्रीज हो गया है ना, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है यूरिन का। इन्वेडिंग ट्यूमर, कोई अगर ट्यूमर हो गया है, यूरेथ्रल स्टेनोसिस, अगर यूरेथ्रा सिकुड़ गया है, मतलब स्टेनोसिस हो गया है, यूरेथ्रा में कोई स्ट्रक्चर आ गया है। उसके अलावा रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। उसके अलावा ब्लैडर कैंसर। तो ये जितने भी मैंने आपको कॉज बताए हैं वो सब क्या हैं, ऐसे कॉज हैं वो कहीं ना कहीं यूरिन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो यूरिन जब ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो पेशेंट में क्या होगा बेटा, एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन डेवलप होगी। अगर ये अचानक से होने लगा तो एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक? तो प्री रीनल, पोस्ट रीनल, इंट्रा रीनल, क्या डिफरेंस था? प्री रीनल मतलब किडनी से पहले, हार्ट या सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है। उसके अलावा दूसरी स्थिति क्या थी, इंट्रारीनल, मतलब किडनी में ही प्रॉब्लम थी। और तीसरी स्थिति क्या थी, तीसरी स्थिति वो थी जिसमें किसी भी पर्सन के, किसी भी पेशेंट के जो है यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है बेटा, यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया या यूरिन रुक गया है, उस वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या कहते हैं, किसमें रखते हैं, पोस्ट रीनल कॉज में। अब बात आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम, मतलब अगर किसी पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। पहला है
यूरिनरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या क्या लक्षण आएंगे, तो डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, यूरिन का जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी और यूरिन के अंदर सोडियम की मात्रा जो है इंक्रीज हो जाएगी, ये याद रखना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको सारी चीजें एग्जाम में लिखनी है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर मतलब हार्ट फेल, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम समझ रहे हैं ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हार्ट फेल होने लगेगा, एरिथमिया होगा और पेरिकार्डाइटिस भी पेशेंट में हो सकती है रीनल फेलियर की वजह से। सीएनएस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए हर सिस्टम पे प्रभाव आता है। सीएनएस पे क्या होगा, ड्राउजीनेस, हेडेक, सीजर, लेथर्जी, थकान होना, कन्वल्जन यानी कि दौरे पड़ना, उसके अलावा लॉस ऑफ मेमोरी, ये सारी प्रॉब्लम पेशेंट में एक्यूट रीनल फेलियर के केस में हो सकती है। उसके अलावा जीआईटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर, तो एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी, स्टोमाटाइटिस, स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने, स्टोमाटाइटिस ओरल कैविटी में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, इनडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया हो सकता है, और माउथ में बेटा क्या हो सकता है, अल्सरेशन। उसके अलावा हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट क्या आएगा, अगर किसी पेशेंट में एक्यूट रीनल फेलियर है, मतलब रीनल फेलियर के ये क्या है, सिम्टम्स हैं, तो एक्यूट रीनल फेलियर है तो क्या होगा, इन्फेक्शन का चांस बढ़ेगा। उसके अलावा प्लेटलेट के इन्फेक्शन डिस्टर्ब होंगे, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी, ब्लड की केमिस्ट्री डिस्टर्ब होगी, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकती है और एनीमिया हो सकता है, मतलब ब्लड के अंदर भी जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो डिक्रीज होंगे। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलेगा, मतलब लंग्स के अंदर जो है फ्लूइड का कलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो उसमें क्या होगा, डेप्थ आएगी और प्लूरल इफ्यूजन का चांस रहेगा, पेशेंट में प्लूरल इफ्यूजन होगा। ठीक है, अब बात आती है मेटाबॉलिक क्या इफेक्ट आएंगे। देखिए किडनी फेलियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीज है, ऐसी डिसीज है जिससे पूरे शरीर पर प्रभाव आता है। तो मेटाबॉलिक क्या क्या कॉज आएंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज होगा, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर, पीएच डिक्रीज हो जाएगा ब्लड का, बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाएंगे, कैल्शियम डिक्रीज होगा और फॉस्फेट इंक्रीज होगा। तो ये सभी कारण जो है मतलब एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है, पेशेंट के अंदर। अब कोई पेशेंट की डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, किस किस तरह से डायग्नोसिस की जाएगी कि इसको रीनल फेलियर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हिस्ट्री का कलेक्शन करना पड़ेगा, यूरिन की एनालिसिस करेंगे, एमआरआई करा सकते हैं पेशेंट की, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कॉज क्या है, प्री रीनल है, पोस्ट रीनल है, इंट्रा रीनल है। उसके अलावा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करा सकते हैं, रिट्रोग्रेड पाइलोग्राम करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, फिजिकली पेशेंट को एग्जामिन कर सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सभी जांचें करा करके या डायग्नोसिस करा करके हम पेशेंट को देख सकते हैं। अब बात आती है मैनेजमेंट का, तो हम इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे बेटा, इसका मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा डायूरेटिक्स, पेशेंट को हम क्या देंगे, डायूरेटिक, जैसे कि फ्रूसीमैड हुआ, मेनिटोल हुआ, ये सभी हम दवाइयां दे सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा अगर फ्लूइड भरा हुआ है बॉडी में तो उसको निकाला जा सके। उसके अलावा आयरन और कैल्शियम की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट देंगे आयरन कैल्शियम के। यदि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है बॉडी में, कोगुलेटिंग फैक्टर बढ़ गए हैं तो एंटीकोगुलेंट्स देंगे। उसके अलावा अगर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में फ्लूइड जो है डिस्टर्ब हो चुका है तो हीमोडायलिसिस भी कर सकते हैं। और अगर शुगर का पेशेंट है, यदि पेशेंट के अंदर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गई है तो उसमें हम आईवी इंसुलिन भी पेशेंट को दे सकते हैं। उसके अलावा है डाइटरी थेरेपी, डाइटरी थेरेपी में क्या रहेगा, हाई कैलोरी डाइट देंगे पेशेंट को। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है अच्छे खासे हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे कीटोसिस जो है रुक सके। डेली कैलोरी पेशेंट को हम कितना देंगे, 30 से 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। प्रोटीन का जो इंटेक रहेगा वो 1.2 से 1.3 ग्राम तक रहेगा और 2 ग्राम तक भी हम दे सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा सोडियम डाइट पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट करनी है, ये अंडरलाइन कर लेना, सोडियम की जो डाइट है वो रेस्ट्रिक्ट करनी है, क्योंकि सोडियम जब जाएगा बॉडी में तो इडीमा, हाइपरटेंशन और क्रोनिक हार्ट फेलियर ये कंडीशन डेवलप कर सकता है। यदि जीआईटी फंक्शन नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से अगर जीआईटी काम नहीं कर रहा है तो उस पेशेंट को हम क्या देंगे, आईवी रूट से पेशेंट को हम न्यूट्रिशन देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद में लास्ट में एक सर्जरिकल ट्रीटमेंट कह लीजिए या फिर एक मैनेजमेंट कह लीजिए, वो बसता है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो एक्यूट रीनल फेलियर का जो पेशेंट है वो हीमोडायलिसिस जो है या डायलिसिस को एकदम से नहीं झेल पाता है, जिस वजह से हम कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, जिसमें लगभग 24 घंटे का समय लगता है। इसमें धीरे धीरे करके प्योरिफिकेशन होता है ब्लड के अंदर, उसको आईसीयू के अंदर इसको किया जाता है। समझ में आ गई। तो एक्यूट रीनल फेलियर में हम CRRT मतलब कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। क्लियर हो गया।
आज के टॉपिक हमने समझा एक्यूट रीनल फेलियर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को बेटा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें जिससे उनका फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर।